नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी के एक वीडियो में जो हेल्थ रिलेटेड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के बारे में। अगर आपने ये नाम कहीं पे सुना है या फिर डॉक्टर ने आपको एंजियोप्लास्टी करने के लिए कहा है तो आप ये वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी क्या है, कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीडियर है और करने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है या नहीं और उससे कैसे डील करना है। ये सब क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में दिया जाएगा। तो पहली क्वेश्चन ये है कि एंजियोप्लास्टी क्या है। ये एंजियोप्लास्टी टर्म हार्ट रिलेटेड जो सर्जरीज है उनमें बहुत पहले आता है और बहुत कॉमन है, राइट। एंजियोप्लास्टी और बाईपास, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ एंजियोप्लास्टी को लेकर। इन वेरी सिंपल टर्म्स में अगर बात करूं तो एंजियोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीडियर है जिससे क्लॉग्ड आर्टरीज को ठीक किया जाता है। क्लॉग्ड आर्टरी का मतलब क्या होता है? आर्टरी और वेन, इससे जानने से पहले आपको जानना होगा कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैसे काम करता है। एक मोटा मोटा सा आइडिया तो मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पर अगर आप देखो इस टॉर्सो मॉडल पर तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर ये जो हार्ट, ये है हार्ट हमारा। हाँ, और हार्ट कहाँ पे पोजिशन होता है? दो जो लंग्स होते हैं उसके बीच, ठीक है। तो लंग्स को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ ताकि आपको हार्ट का व्यू अच्छे से नजर आए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है हार्ट हमारा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो कलर का स्ट्रक्चर दिखाया गया, एक रेड का एक ब्लू का, ठीक है। तो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर ये होता है आर्टरी और ब्लू होता है वेन। और बॉडी में हमारे दो टाइप के ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसे हार्ट हमारे बॉडी में पंप की तरह काम करता है, राइट। तो पंप मतलब वाटर पंप। वाटर पंप का काम क्या होता है? एक प्रेशर जनरेट करना, राइट। क्योंकि पानी रहता है नीचे अंडरग्राउंड पर, वहां से पंप वाटर को प्रेशर करके हमारी तीसरी मंजिल हो, चौथा मंजिल हो, उसके ऊपर जो टैंक होता है रिजर्वर में वैसे लोड कर देता है, राइट। तो उसके लिए पंप क्या करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है। सिमिलरली हार्ट हमारे बॉडी में एक पंप की तरह काम करता है और ये जो आर्टरीज और वेन है ये एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। तो आर्टरी और वेन सिर्फ यहीं से नहीं मगर यहां से जाते हुए आप देख सकते हो कि आर्टरी वेन दोनों ही ऊपर की तरफ गया, बॉडी के ऊपर हिस्से में, और यहाँ से जो है निचले हिस्से में भी गया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो नीचे की तरफ, यहाँ पे भी जो है ब्लू और रेड कलर का स्ट्रक्चर। सो एवरीवेयर इस जो आर्टरी और वेन है वो स्प्रेड है और उससे भी थोड़ा थोड़ा ब्रांचेस आता रहता है और ब्रांच से भी सब ब्रांच आता रहता है ताकि शरीर की हर कोने पर ब्लड पहुंच सके, ठीक है। और किस लिए हमें हार्ट की जरूरत है? हार्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी में एक तो सर है वो बहुत ऊपर और जो टो है बहुत नीचे, पैर बहुत नीचे। तो हार्ट है सेंटर यहां पर, राइट। और जो ब्लड जो बॉडी में है वो ब्लड को सर्कुलेट करना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमारे बॉडी बनता है सेल से, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं सेल, राइट। और सेल को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसको सर्वाइव करने के लिए खाना भी चाहिए। खाना कहाँ से मिलता है? जब हम खाते हैं, डाइजेशन होने के बाद वो खाना हर एक सेल तक पहुंचता है। और वैसे ही जब एक सेल काम करता है, उसके काम करने के लिए जो है बहुत सारे ऐसे मटेरियल वो तैयार करता है जो कि रबिश मटेरियल होता है। जैसे कि हम घर कुछ दिन यूज करने के साथ साथ वहां पर मैल होता है, उसको हमें फेंकना पड़ता है। वैसे ही सेल के अंदर ऐसा कुछ चीजें तैयार होता है, उसको एक्सक्रीट मतलब बॉडी से बाहर भी करना होता है, सेल से बाहर भी करना होता है। कैसे बाहर होता है? इन आवर केस हमारे तरीके में वो यूरिन के जरिए बाहर आता है। जो टॉक्सिक है बॉडी के लिए, वो टॉक्सिक मटेरियल यूरिन के जरिए बाहर आता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है और ये टोटल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। विदाउट ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ब्लड को जो है हर एक कोने में पहुंचाना जरूरी है शरीर के। वो यहां तक भी पहुंचेगा, हेयर फॉलिकल तक भी पहुंचेगा ताकि हेयर का ग्रोथ हो, वो आंख तक भी पहुंचेगा ताकि हम देख सके और मतलब आंख का सेल्स अच्छे रह सके और सर्वाइव कर सके ताकि हम देख सके। वैसे ये ब्लड जो है लीवर में भी पहुंचेगा, किडनी में भी पहुंचेगा, पैर में भी पहुंचेगा, उसके साथ साथ खुद हार्ट को भी चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचे कि एक पंप वाटर को पंप करता है, राइट, पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है, मगर पंप को चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, करंट चाहिए और बहुत सारा करंट एनर्जी चाहिए होता है। सिमिलरली हार्ट को खुद को सर्वाइव करवाने के लिए भी ये भी सेल से बना हुआ है, ये कोई अलग चीज नहीं है, बाहर से किसी ने नहीं दिया, ये भी सेल से बना हुआ है। तो इसको खुद को मेंटेन करने के लिए भी ब्लड सप्लाई चाहिए और ये जो ब्लड सप्लाई है इसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी ब्लड सप्लाई। उसमें कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन दोनों तरीके का होता है। अभी चलिए बात करते हैं, मैंने बोला कि बॉडी में ऐसा सर्कुलेशन तो होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स को लेकर। वेसल्स मतलब आर्टरी और वेन। अब ये जो आर्टरी और वेन, क्यों ये दो
तरीके का है, दोनों का कलर हमने अलग लिखा है यहाँ पर इसलिए क्योंकि एक जो आर्टरी है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मतलब जो ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है और फ्रेश ब्लड है उसको डिलीवर करता है, और वेन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग ब्लड को डिलीवर करता है, राइट। तो आर्टरी हर वक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए वो रेड कलर का दिखाई देता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड ब्लड जो वेन कैरी करता है वो ब्लू कलर का है यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारा हार्ट ऐसे ही पार्टीशन किया हुआ है हार्ट का, कि हार्ट का एक साइड सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है, दूसरा साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। बस इससे ज्यादा आपको इस सिस्टम के बारे में जानने की जरूरत नहीं। अभी आप जानिए एक महत्वपूर्ण बात, कि ये जो हार्ट है ये आर्टरी और वेन के जरिए पूरा बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको पंप कर रहा है, राइट। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोने कोने तक पहुंचा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के दूसरे जो जगह है वहां से अंदर ला रहा है, राइट। ये तो तय है। अभी क्या होता है इसके खुद के अंदर, आप यहां पर अगर देखो, जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर भी आप देख सकते हो छोटे छोटे स्ट्रक्चर में ये रेड और ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, मतलब आर्टरी और वेन यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये आर्टरी और वेन, इसमें भी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या होगा, जब कभी अगर इस हार्ट जो आर्टरी है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, एनीथिंग जो ब्लड वेसल हार्ट का है उसको कोरोनरी ब्लड वेसल कहते हैं, ठीक है। और यहां पर जो है कोरोनरी आर्टरी मतलब जो आर्टरी सिर्फ हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, वो आर्टरी अगर किसी भी तरीके से ना जैम हो जाए, जैसे होता है ना नॉर्मल प्लम्बिंग में क्या होता है, अगर आप बहुत दिन से सालों से यूज कर रहे हो कोई ऐसे पाइप, बहुत ही थिक पाइप नहीं था, थिन पाइप था, छोटा पतला सा पाइप था, वो जो पाइप है वो जैम हो जाता है, किस वजह से, कोई वाटर का मिनरल डिपॉजिट पर के जैम हो जाता है। तो क्या होता है, जब आप नलका ओपन करोगे, टैप ओपन करोगे तो पानी अच्छे से नहीं आएगा, बूंद बूंद आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होता है। अगर ये जो पाइप, आप इमेजिन करो वही बात, यहाँ पे यही एक पाइप है जो यहाँ पर ब्लड देता है, जो घर पे हम पानी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये ब्लड जो सप्लाई देगा हार्ट को, ये पाइप किसी भी तरीके से जैम हो जाता है, हाँ, तो क्या होगा, जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट को खुद को ही नहीं मिलेगा, और अगर हार्ट को खुद को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो यहाँ का जो टिश्यू है, यहाँ का जो सेल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाए तो हार्ट का जो फंक्शन है ओवरऑल गड़बड़ा जाएगा, और उससे वजह से सिर्फ हार्ट ही नहीं, शरीर के जो वाइटल ऑर्गन, पर्टिकुलरली ऊपर के तरफ का जो ऑर्गन होता है, क्योंकि नीचे की तरफ तो फिर भी ग्रेविटी होता है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत भी मदद मिलता है कुछ चीजों को नीचे पहुंचाने के लिए, मगर ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ऊपर, वो है ये ब्रेन हमारा, हाँ। तो ब्रेन को सर्वाइवल कंडीशन में रखने के लिए हार्ट का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, और हार्ट को ठीक से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, सप्लाई नहीं मिलेगा, तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, तो ब्रेन शट डाउन कर जाएगा, तो आदमी जो है मर जाएगा, राइट, कोलैप्स कर जाएगा। तो इसी के लिए यहां पर अगर कोई किसी भी तरीके का जैम है उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज जब होता है तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज को रिलीव करने के लिए एंजियोप्लास्टी किया जाता है, इसको और एक नाम है इसका, इसको कहा जाता है कि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं कि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कब करना है, ठीक है, कब करना है, क्योंकि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी मैंने बताया आपको तभी करना है जब कोरोनरी आर्टरी किसी भी तरीके से क्लॉग हो जाए, ब्लॉक हो जाए, और यहां पर हो सकता है क्या क्या रीजन है कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक होने के लिए। तो चलिए बात करते हैं रीजंस के बारे में। रीजन से एक तो है एज, एज जब बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो आर्टरी का एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जब ब्लड जाता है आर्टरी में से तो वो थोड़ा ऐसे स्ट्रेच होता है, फिर पहले के जैसा स्ट्रक्चर पे आता है, तो ये जो इलास्टिसिटी है ना आर्टरी का, इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाता है, ठीक है, एज के साथ साथ, ये एक बात है। इसलिए क्या होता है कि ब्लड का जो प्रेशर है बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड का प्रेशर ज्यादा होना ये भी एक प्रॉब्लम है। ओबेसिटी, मोटापा एक और कॉज है, उसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री, ये फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोनरी आर्टरी रिलेटेड डिजीज के बारे में। अगर आपके फैमिली में किसी भी आपके देखोगे रिश्तेदारों को या फिर आपके फैमिली के हायरार्की पर अगर आप देखो किसी के ऐसे हार्ट डिजीज है, पर्टिकुलरली कोरोनरी आर्टरी रिलेटेड डिजीज है, और अगर आप अभी 30, 34, 35 का एज में हो, 40 ईयर एज में हो, तो आपको फौरन बहुत चीजों को
ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है कोलेस्टेरॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, क्योंकि ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल जाके क्या करता है, वो आर्टरी का जो वॉल है, दीवार है, उसमें डिपॉजिट तैयार करता है और ये इसको हम कहते हैं प्लाक। ओके, ये जो प्लाक फॉर्म हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करे। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि स्मोकिंग एक बहुत डायरेक्ट कॉज है कोरोनरी आर्टरी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। थर्ड होता है हाइपरटेंशन, ज्यादा ब्लड प्रेशर होना और उसके साथ साथ हाइपरटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ चीज है यहां पर मैंने कहा ओबेसिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल को जो कंट्रोल करना, ये सारे के सारे चीज आपके ही हाथ में है, राइट। और अब अगर आप मॉडर्न टाइम्स को देखो कि लोगों को लाइफस्टाइल जो है, फास्ट फूड खाना बहुत बढ़ चुका है, उसके वजह से फैट अपटेक बढ़ चुका है, अच्छा तेल का खाना, अच्छा ऑयल का खाना बहुत कम होता है, बाहर का खाना मतलब अच्छा ऑयल का नहीं होता है। याद रखिएगा एक चीज, बाहर का खाना गर्म होता है मगर वो नेसेसरी नहीं है कि वो फ्रेश है। फ्रेश खाना बहुत जरूरी है, गर्म खाने के मतलब फ्रेश नहीं होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। और उसके साथ साथ स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन और ओबेसिटी, ये सब कुछ ही तकरीबन 80% 90% चीज आपकी हाथ में है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और ये अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो वो एक अलार्म है ऑलरेडी। फैमिली हिस्ट्री में अगर कोरोनरी हार्ट डिजीज है तो एक मतलब ये काइंड ऑफ 80% चांस बनता है कि आपको ही होगा, आपको भी होगा, मगर कब होगा ये आपके हाथ में है। अगर आप ये सब मेंटेन करके चलोगे तो आपको हो सकता है कि कुछ साल बाद हो, लेट हो या फिर ना हो, बहुत अच्छी बात। और एक भी रीजन है, वो है ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर वो बढ़ जाए उसके वजह से भी ये सब हो सकता है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है, जो प्लग फॉर्म होता है वो कोलेस्ट्रॉल के वजह से होता है। दो तरीके से ये हो सकता है, एक तो है किसी आप ये पूछ सकते हो कि ऐसे भी हमने देखे कि छोटे छोटे बच्चे उनको भी ये हुआ है, हाँ होता है। तो छोटे बच्चे में ये होने का कारण कुछ अलग होता है, राइट। और जो लोग होता है पर्टिकुलरली मेल आदमियों को ये ज्यादा होने का चांसेस है कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। और जो मेल्स यहाँ पर है ज्यादातर टाइम पे 35 प्लस वैसी एज में ये दिखाई देता है, क्योंकि वो जनरल कॉज होता है स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ओबेसिटी, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सब रिलेटेड होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब रिलेटेड होता है। और उसके अलावा अगर हम देखें कि बच्चों में क्यों होता है, ये कभी कभी ये होता है कि नॉर्मली जो कोलेस्टेरॉल है ब्लड के अंदर, वो कोलेस्टेरॉल बॉडी में सेल्स कुछ है वहां पर ऑटोमेटिकली डिलीवर करना होता है, और सेल्स जो कोलेस्ट्रॉल अपटेक करेगा उसको ब्रेक डाउन करेगा, रिलीज कर देगा, ब्लड में वो नहीं रहना चाहिए। तो वहां पर सेल्स बॉडी में है, जो सेल्स वो कोलेस्ट्रॉल को अपटेक करेगा, उसमें रिसेप्टर है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके वो ले लेगा अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ लोगों में वो जो सेल्स हैं उसका जो रिसेप्टर है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड नहीं करता है, कोलेस्ट्रॉल को अपटेक भी नहीं करता है। उसके वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ही रह जाता है। उसके वजह से अगर प्लेक फॉर्म होगा, उसके वजह से प्लेक फॉर्म होता है, तो वो हो सकता है कि बच्चों में हो, मगर वो एक अलग डिफॉर्मिटी है। उसको ठीक करने के लिए जेनेटिक भी हो सकता है और नॉन जेनेटिक भी हो सकता है, पर उसको ठीक करने के लिए भी हमें एंजियोप्लास्टी करना पड़ सकता है। और उन लोगों में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब भी होगा, हाई फैट खाना जब भी खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल जब भी ब्लड में आएगा, उसके वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि उन लोगों की शरीर में जो रिसेप्टर चाहिए वो ही ठीक से तैयार नहीं होगा, राइट। तो एक अलग प्रॉब्लम है, लाइफ लॉन्ग जूझने की प्रॉब्लम है। मगर मैं जो जनरल सेंस में बात कर रहा हूं वो होता है सारे नॉर्मल लोगों को जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिनमें खुद की लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट ना करने की वजह से, उसके लिए उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो आप जान ले कि क्या क्या कॉज है। अभी बात कर लेते हैं कि ये जो एंजियोप्लास्टी है ये कैसे किया जाता है, कैसे एंजियोप्लास्टी किया जाता है, राइट। तो चलिए बात करते हैं। एंजियोप्लास्टी करने के लिए ये एक सर्जिकल प्रोसीडियर है, ठीक है। तो ऑपरेशन जिसको कहा जाता है सर्जिकल प्रोसीडियर, और सर्जिकल प्रोसीडियर का मतलब होता है कि आपके शरीर में ऑब्वियसली एक इंसर्शन होगा, इन्वेसिव होता है सर्जरी, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करें कितना इन्वेसिव होता है ये सर्जरी, पहले सर्जरी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे, राइट। नॉर्मली ये बॉडी है और यहां तक कहीं पे हमें जो है ब्लॉक नजर आता है कोरोनरी आर्टरी में, तो यहां तक हमें पहुंचना है, और ये सब तो क्लोज रहेगा, राइट। हम तो ऐसे ओपन करके ओपन हार्ट सर्जरी यहाँ पर नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी होता है। कैसे होता है, यहाँ पर एक तो है आर्म से ले सकते हैं, हाथ से ले सकते हैं, या फिर हम थाई से ले सकते हैं। ये दो जगह होता है, हाथ से या फिर थाई से। तो यहाँ पर
एक आर्टरी मिलता है थाई में, पर्टिकुलरली अभी जो हो रहा है वो थाई में हो रहा है, क्योंकि ऊपर से लेंगे तो बाहर वो एक्सपोज ज्यादा होता है, नीचे तो कम होता है, तो थाई से हम लेते हैं, राइट। थाई में बहुत सारा ऐसे आर्टरीज नीचे जाता है, और थाई क्या होता है, हार्ट के नीचे होता है, तो ऑब्वियसली वहां पर जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली रिस्टोर होना बहुत आसान होता है। तो ये थाई का जो एरिया है, यहां से एक आर्टरी है, उस आर्टरी से, इसको हम कहते हैं फीमोरल आर्टरी, उस फीमोरल आर्टरी को लोकेट किया जाता है पहले, और जिनका ऑपरेशन सर्जरी होता है उनको सीडेटिव दिया जाता है, एनेस्थेशिया, और उनको लेटा दिया जाता है सर्जरी के टेबल पर। और ये जो सर्जरी का टेबल है उसके साथ साथ एक एक्सरे मशीन का अटैचमेंट होना बहुत जरूरी होता है, तो एक्सरे मशीन अटैच हुआ होता है, और जो ऑपरेशन जिनके ऊपर सर्जरी हो वो लेटे हुए होते हैं, राइट, और वो सीडेटिव दिया हुआ है। अभी ये फीमोरल आर्टरी को लोकेट करना है यहाँ पर थाई के किसी जगह पर, और लोकेट करने के बाद फीमोरल आर्टरी में से, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ ये इसी जगह पर कहीं पे मिलेगा आपको फीमोरल आर्टरी, इस साइड से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो दिखाई नहीं गया यहाँ पर, तो यहाँ से फीमोरल आर्टरी को पॉइंट आउट करके वहां से छोटा ऐसा इंसिशन करना है, और उसमें से एक प्लास्टिक का ऐसे कैथेटर अंदर डालना है। कैथेटर मतलब एक सोच बहुत ही थिन प्लास्टिक ट्यूब होता है, ठीक है, वो कैथेटर इसके अंदर डाला जाता है, और धीरे धीरे वो जो आर्टरी, वो जो फीमोरल आर्टरी जैसे जैसे जाता हुआ शरीर के अंदर से जाता हुआ जा रहा है, वैसे ही इसको वो कैथेटर भी बेंड होगा, वैसे वैसे करते करते अल्टीमेटली वो कैथेटर कहां पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, हार्ट तक पहुंचेगा, ठीक है। हार्ट तक पहुंच जाने के बाद कहां पर पहुंचता है, हार्ट तक पहुंचता है, एकदम जो कॉर्नरी आर्टरी की स्टार्ट पॉइंट जंक्शन है वहां तक पहुंच जाता है, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी बहुत थिन होता है, राइट, बहुत ही पतला होता है कंपेयर टू ये जो बाकी के आर्टरी हम देखते हैं, फीमोरल आर्टरी वगैरह। तो यहां तक जब जॉइंट तक पहुंच जाएगा तब ही वहीं तक कैथेटर को ले जाना है हमें, ठीक है। वहीं तक ले जाने के बाद पहले तो वो छोड़ दिया जाता है उसी हाल में। अभी उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद एक्सरे किया जाता है, राइट। एक्सरे करने के बाद क्या पता चलता है हमें, हार्ट के अंदर का जो ब्लड सप्लाई है वो दिखने लगता है एक्सरे के अंदर, और वो हम रैपिडली देखते हैं, मतलब एक्सरे का रिपोर्ट, मतलब प्लेट डेवलप होता है, उसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि प्लेट में कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है पिक्चर। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप, एक डाई है, एक कलर, जैसे पेन का डाई होता है, ऐसे जो डाई यहां से इंजेक्ट किया जाता है, यहां पर इंजेक्ट किया जाता है उस जंक्शन में। इंजेक्ट करने के बाद क्या करता है, वो आर्टरी में से, कोरोनरी आर्टरी में से जाता हुआ, कोरोनरी आर्टरी जैसे जैसे डिवाइड हुआ है वैसे वैसे वो डाई भी डिवाइड होता रहता है, क्योंकि ब्लड उसे सप्लाई करता रहता है। तो तब फिर से एक एक्सरे लिया जाता है। अब जो दूसरा एक्सरे है वो डाई के साथ, उससे एक टोटल मैप जो है पूरा पता चल जाता है हमें, कैसा मैप है, मतलब ये नॉर्मली ऐसा आ रहा है, एक गाछ जैसा होता है ना, पेड़ जैसा होता है उसकी तरह ऐसा आता है, उसके साथ साथ आने के बाद वो डिवाइड हो गया, फिर से डिवाइड हो गया, जो भी डिवीजन है हमें क्लियरली दिखने लगता है। और डिवीजन के साथ साथ ये भी दिखने लगता है कि अगर कोई जगह कंस्ट्रेन है तो डाई उस जगह से निकलेगा नहीं, डाई उस जगह के पहले आकर रुक जाएगा, तो हमें दिखेगा कि वो जगह जो नॉर्मल हमने एक्सरे किया और डाई के एक्सरे, उसमें एक डिफरेंस, और जो डिफरेंस है वही एग्जैक्ट लोकेशन हमें लोकेट करना है, वो जगह हमें पता चल जाएगा कि वहां से डाई नहीं निकला, मगर मतलब है वहां पर क्लॉग है, वहां पर कुछ एक जैम है, ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज पता चल गया। अभी थर्ड स्टेप होगा ब्लॉकेज को हटाना। कैसे हटाएंगे, स्क्रैपिंग नहीं करते हैं, अब क्या करते हैं नॉर्मली, क्योंकि स्क्रैपिंग करने का भी फायदा नहीं, वो जगह पे अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो फ्यूचर में और भी होगा, तो फिर से क्या किया जाता है, यहां से जहां से पहले हमने कैथेटर डाला हुआ है, उसी कैथेटर के अंदर में से एक बहुत ही थिन ट्यूब अंदर डाला जाता है, कैथेटर जितना है उससे भी थिन ट्यूब अंदर की तरफ डाला गया, और वो थिन ट्यूब रीच करता है। थिन ट्यूब के सराउंडिंग, थिन ट्यूब के अगले हिस्से में क्या होता है, एक बलून जैसा चीज अटैच हुआ होता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल देखो कि यहां पर ये बात है, यहां पर ये बात है, ये देखिए, अगर आप देख सकते हो ये, हाँ, तो ये चीज क्या है, ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा है ब्लड वेसल था नॉर्मली, तो ये कंस्ट्रेन हो गया, बीच में से मैं इसको कंस्ट्रेन करता हूं, देखिए आप, ये ब्लॉकेज, ये हो गया ब्लॉकेज। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरा हाथ और चेहरा यहां से, राइट, इस होल के बीच में से, तो ये ब्लॉकेज हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम, ये होता है एक और थिन ट्यूब, और इसके ऊपर अगर देखो कि ये एक बलून जैसा स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि ये बलून जैसा स्ट्रक्चर ये ट्यूब के सामने लगा हुआ है ऐसे, और ये ट्यूब हम ऐसे इंसर्ट करेंगे, राइट, इसके अंदर देखिए ये ट्यूब इंसर्ट करेंगे विथ प्रोब। प्रोब का मतलब होता है वेरी थिन, एक बहुत थिन ट्यूब
जिसके सामने बैलून जैसा है। तो अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, धीरे धीरे देखो इसको ऐसे हम बैलून को इन्फ्लेट करेंगे। मैं से बैलून को, जैसे कि हम फूंक दे के बैलून को फुलाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर गुब्बारे की तरह इसको हम इन्फ्लेट करेंगे, प्रेशर पंप से इन्फ्लेट करेंगे। तो यहाँ पर इन्फ्लेट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इन्फ्लेट हो गया। तो ये जगह जो है आप देख सकते हो कि पहले जैसा हो गया, राइट, काइंड ऑफ। तो अभी आप ये जगह देख पा रहे हो, ओपन हो चुका है। ओपन होने के साथ साथ जो है बैलून यहाँ पर, तो इसको ओपन कर दिया। एक बार से नहीं होगा तो 2-3-4 बार करते हैं अनटिल और अनलेस ये ओपन हो जाए। तो यहाँ पर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद ये जो प्रोब विद बैलून है बाहर निकाला गया, ठीक है। उसके बाद फिर से इस प्रोब के ऊपर बैलून नहीं, वहां पर अब ये आप बात सोचो कि नॉर्मली हम जाए और बैलून से पंप करें तो ये ओपन हो गया, तो कितना देर तक ये ओपन रहेगा। अगर इस इंसान के अंदर कोई प्रॉब्लम है, खाने अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे और ओबेसिटी रहेगा, ब्लड शुगर रहेगा, तो फिर से फ्यूचर में क्या होगा, ये क्लॉक तो हो भी सकता है ना, फिर से डिपॉजिट हो सकता है, फिर से ब्लॉकेज हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, एक ऐसा नेटवर्क और मेश बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मान लेते हैं ये जो है वो स्ट्रॉन्ग मेश है, ये एक स्ट्रॉन्ग मेश जो मेटल से बना हुआ होता है। मेटल का स्ट्रॉन्ग मेश ऐसा होता है, एक मेटल का स्ट्रॉन्ग मेश फिर से उसी प्रोब के फ्रंट साइड पे लोड करके हम अंदर की तरफ ऐसे इंसर्ट कर देते हैं। कहां पर, जहां तक ये प्रॉब्लम था तहां तक हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए इंसर्ट हो गया। अब क्या होगा, इसको ऐसे स्क्वीज करने से भी ये बंद नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि वो ज्यादा हार्ड है। तो यही होता है कि मेटल का जो प्रोब है जैसे कोई नेटवर्क जैसा होता है, जाली की तरह, मेटल जाली, उसको रोल करके प्रोब के ऊपर देके उसको पहले तो ऐसे बहुत से कंस्ट्रेन करके अंदर की तरफ दिया जाता है, उसके बाद उसको जाके खोल दिया जाता है। तो एकदम, क्योंकि वो स्प्रिंग की तरह है, ऐसा वो खुला ही रहेगा, वो कभी क्लोज नहीं होगा। उसको क्लोज करने के लिए बहुत प्रेशर देना पड़ेगा, राइट। इसीलिए वो जब हम उसको खोल देते हैं तो वो ऐसे प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड वेसल के वॉल पर, राइट, आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के वॉल पर। तो कोरोनरी आर्टरी जो है फिर से कोलैप्स नहीं होगा, फिर से क्लॉग होगा नहीं उस जगह पर, एटलीस्ट उस जगह पर तो क्लॉग नहीं होगा। अब तो हो सकता है कि अगर लाइफस्टाइल एडजस्ट ना किया हुआ हो तो फिर से हो, मगर ऐसे इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन और फ्यूचर में ये फिर से हो सकता है या नहीं इसके बारे में। फ्यूचर में ये डिजीज फिर से हो सकता है, मैंने पहले भी कहा आपको, क्योंकि अगर किसी के अंदर ये क्लॉग पाया गया है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पाया गया, अभी ऑपरेशन है, सर्जरी है, अभी तो एक्सरे किया हुआ है, एक ही जगह मिला तो उसको तो सर्जरी करके ठीक कर दिया गया। अभी हो सकता है कि उनका अगर लाइफस्टाइल ऐसा ही रहे, जेनेटिकली ये डिजीज आ रहा है और लाइफस्टाइल ऐसा ही रहे, एज भी 40-45 प्लस है, 50-60-65 प्लस है, तो उनको बहुत ज्यादा चांस रहता है कि फ्यूचर में वो फिर से और एक साइड की आर्टरी, और एक जगह में आर्टरी के, और एक जगह में कोरोनरी आर्टरी के, और एक जगह पर हो, ऐसा हो सकता है और बहुत कॉमन है। तो इसीलिए क्या होता है, आफ्टर दिस सर्जरी आपको बहुत सारा चीज को ध्यान में रखना है। आपका खाने का ख्याल ध्यान रख रहा है, आपको कोलेस्टेरॉल कम करना है ब्लड का, और हर 3 महीने के बाद कोलेस्टेरॉल को चेक करना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करना है आपको, उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ओबेसिटी को कंट्रोल में रखना है और ब्लड ग्लूकोज को भी कंट्रोल में रखना है। ये सारी चीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। क्या करें, ये आज के दिन की देन है, क्योंकि आज के दिन में लोग कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं, हम भी करते हैं, सब कोई यही करता है। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज लेवल जब कम हो जाता है तब ऐसा ऐसे बहुत सारे डिजीज है जो हमको परेशान करता रहता है। तो इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अभी अगर बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, देखिए अगर कोई भी सर्जरी आप करें तो सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस तो आएगा ही, मगर हाँ बात ये एक सही है इस सर्जरी के बारे में कि मिनिमल इन्वेसिव है, उतना इन्वेसिव नहीं है, मिनिमली टू मॉडरेटली इन्वेसिव है, क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल इंसिशन किया जा रहा है, वो भी सिर्फ आपकी थाई में या फिर आपके हाथ में, उसके वजह और कोई जगह पर कुछ किया नहीं जा रहा है। और एक प्रॉब्लम होता है कि जब ये आप सोचिए कि ये आर्टरी के अंदर ये ऑपरेशन हो रहा है, तो ब्लड पहले तो इसके लिए पहले मेडिसिन दिया जाता है ताकि जो फ्लो है वो धीरे धीरे स्लो हो, और ये जो ब्लड ना निकले उसके भी जो प्रोसेस है वो किया जाता है। फिर भी ये सर्जरी होने के बाद जब रिस्टोर हो जाता है ब्लड फ्लो, तब जो इंसिशन है जहां से इंसिशन बनाया गया वहां पे, क्योंकि आर्टरी में बहुत ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, अभी इस जगह जहां पे आगे क्लॉक था वो हम खोल दिए तो ब्लड भी ज्यादा से ज्यादा फ्लो करता रहेगा वहां पर, तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो ये जो इंसिशन है वहां से ब्लड का निकलना, ब्लीडिंग होना एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, वो भी कुछ टाइम का ही बात है। तो उसको कम करने के लिए आफ्टर सर्जरी यहाँ पर बहुत सारा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसकी वजह से जो ब्लड है वहां पर ब्लॉक हो जाता है।
उसके वजह से यहाँ पर एक डार्क स्क्रीन वगैरह होता है, मगर धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई जो प्रॉब्लम्स मतलब करने के टाइम पे नॉर्मली सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस तो रहेगा, मगर ये काइंड ऑफ सेफ सर्जरी है। इसका अगर रेटिंग दिया जाए सेफ आई मीन कॉम्प्लिकेशंस का, तो 10 में से 4 दिया जाएगा, बाकी का तो रेटिंग उतना नहीं है। और बहुत ही जगह, बहुत सारी जगह पर है, बहुत ओल्ड टेक्निक है, पुराना टेक्निक है, अभी हो रहा है बहुत, आई मीन इन एंड आउट पेशेंट को ऐसा टेक्निक ऐसे ऑपरेशन सर्जरी किया जा रहा है, तो उतना चिंता की कारण नहीं है। मगर पोस्ट ऑपरेशन आपको बहुत सारी चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, अगर फ्यूचर पे सही रहना है तो ये बात होता है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, मेंबर्स के साथ, फैमिली के, जो इस परेशानी में से गुजर रहे हैं, ताकि उनको भी मदद मिले। और हमको कमेंट सेक्शन पे बताइए कि कौन कौन सी और सर्जरी और डिजीज के ऊपर हम वीडियो बनाएं फ्यूचर के लिए। थैंक यू।